चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 16 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अध्याय 17 का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 17 जिसका नाम है कियंत शीर्षीय अध्याय, इस अध्याय के अंतर्गत शिरोरोग, हृदय रोग, इनकी संख्या, निदान और फिर लक्षणों को बताया गया और आगे वात पित्त कफ यानी तीनों दोष और तीनों से एक एक दोष और फिर उनके द्वंद्वज और सन्निपातज, इस तरह से रोगों की संख्या 62 बताई गई है और इसमें ये संख्या वृद्धि, क्षीणता और फिर अन्य विकल्पों के द्वारा निर्धारित की गई है। यानी वृद्धि से होने वाले रोग 25 प्रकार के बताए और फिर क्षीण से होने वाले रोग 25 और फिर बाकी विषमता के अनुसार 12 रोगों की संख्या। वात पित्त कफ 3 दोष से अलग विकल्प बताए गए और यह विकल्प संख्या में 12 है। इनका विवरण इस तरह का दिया गया कि अगर एक दोष वृद्ध है, एक सम है और फिर एक क्षीण है, उदाहरण के तौर पर वायु दोष वृद्ध, पित्त सम अवस्था में और कफ क्षीण, तो इस तरह से अलग अलग दोषों की स्थिति को जानते हुए ये 6 प्रकार होंगे। और फिर आगे 2 दोष वृद्ध हैं और एक दोष क्षीण है, ये भी 3 प्रकार के रोग हो जाएंगे। और फिर आगे कि एक दोष वृद्ध है और 2 क्षीण है, इस तरह की स्थिति, तो यहाँ भी 3 स्थितियाँ बनेंगी, मिलाकर 12 रोग होंगे। ये सभी रोग सन्निपातज हैं लेकिन दोषों की विषमता है, तो इस तरह से ये सभी रोग मिलाकर 62 बनते हैं। यानी वृद्धि से 25, क्षीणता से 25 और फिर अन्य विकल्प 12, टोटल 62 रोगों को बताया गया है। अब इसके आगे क्षय का वर्णन है और इन 18 में 3 वात पित्त कफ का क्षय और फिर 7 रस आदि धातुओं और फिर 7 मलों का क्षय और इसके साथ ही एक अन्य ओज के क्षय का वर्णन किया गया है। यानी 3 वातादि दोष, 7 धातुएं और 7 मल और 1 ओज, इस प्रकार के 18 क्षय बताए गए हैं। सबसे पहले वात पित्त कफ क्षय का वर्णन पूर्व श्लोकों में कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोबारा उनका वर्णन नहीं किया गया है। और इसके आगे अब रस आदि धातुओं के क्षय के विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहली धातु रस धातु और उसके क्षय के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि रस धातु के क्षय होने पर थोड़ा भी परिश्रम करने पर हृदय प्रकंपित होने लगता है और शोर सहन नहीं होता है और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और शूल मालूम होने लगता है। कहने का भाव यह है कि जब रस धातु क्षीण अवस्था में होगा, मतलब उसका क्षय हो रहा है, तो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है और वह थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी, मतलब कि वह परिश्रम नहीं कर पाता है और थोड़ा परिश्रम अगर करता है तो उसका हृदय कंपित होने लगता है, यानी उसको कमज़ोरी महसूस होती है और दिल धड़कने जैसा महसूस होता है। और फिर इसके अलावा कहा कि वह शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि शोर किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जिसकी रस धातु का क्षय हो गया है वह बिल्कुल थोड़ा सा शोर भी, मतलब उसे बहुत आवाज़ें अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि उसकी रस धातु कम है, तो यह उसका एक लक्षण बताया। और फिर इसके अलावा शरीर में शूल, मतलब कि वेदना महसूस करता है। और फिर इसके आगे दूसरी धातु यानी रक्त धातु के क्षय के लक्षण बता रहे हैं। रक्त का क्षय हो जाने पर त्वचा में कठोरता, फटन, मलिनता, विवर्णता और रुक्षता हो जाती है। अब रक्त तो हमारा जीवनीय तत्व है, अगर रक्त का क्षय होगा तो वह सबसे पहले त्वचा पर दिख जाएगा और त्वचा में क्या रहेगा कि त्वचा कठोर हो जाएगी, मत्तेगा, और उसमें फटन मतलब
क्रैक्स आने लगेंगे, जैसे कि पैर की एड़ियों पे क्रैक आ सकते हैं, होठों पे क्रैक आ जाता है। तो यह रक्त धातु की क्षीणता के लक्षण है। और इसके अलावा मलिनता, मतलब कि त्वचा चमकदार नहीं रहेगी। अब अगली धातु मांस धातु। मांस धातु के क्षय के लक्षण नितंब, ग्रीवा और उदर प्रदेश में शुष्कता मालूम होती है। तो ये 3 अवयव जहाँ पर मांस एकत्रित होता है, तो अगर मांस की वृद्धि हो जाती है तो भी इन्हीं अवयवों पर उसकी वृद्धि दिखती है, और अगर मांस का क्षय हो रहा है तो भी यहाँ इन्हीं अवयवों पर इसका क्षय भी, मतलब कि वहाँ जो मांस है वो कम दिखाई देगा। और इसके आगे मेद धातु के क्षय के लक्षण, संधियों में फटने जैसा अनुभव होता है, नेत्रों में आलस्य, थकावट और उदर का पतला होना, ये मेद के क्षीण होने के लक्षण हैं। मेद से आगे अस्थि धातु का निर्माण होना है, लेकिन जब मेद का क्षय हो गया तो उस समय संधियों में वेदना होगी, मतलब जोड़ दुखने लगेंगे, और साथ ही नेत्रों में आलस्य और थकावट महसूस होगी, मतलब कि उस मेद के क्षीणता होने पर व्यक्ति को थकावट होगी और उसकी आंखों में भी जो आलस्यपन जो है वो दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ वो एक लक्षण बताए गए। और साथ पे उदर का पतला होना, यहाँ पर जिस तरह से मांस धातु का ऐसा कहा कि संचय उदर पर होता है, तो मेद धातु का भी संचय उदर में रहता है। तो लेकिन जब ये मेद धातु क्षीण हो गया तो उस समय उदर पर ये लक्षण दिखाई देगा और पेट अंदर गया हुआ महसूस होगा। तो ऐसा ये लक्षण बताए गए। अब उसके आगे अस्थि क्षय के लक्षण। अस्थि के क्षय होने पर केश, लोम, नख, दाढ़ी और दांत गिर जाते हैं और शरीर में थकावट और संधियों में शिथिलता होती है। अब यहाँ पर जो हम क्षय का वर्णन पढ़ रहे हैं, सभी क्षय होने पर शरीर में शिथिलता, थकावट ये सब होगा। और इसके अलावा जिस धातु में क्षय हो रहा है उससे संबंधित अवयवों में क्षीणता महसूस होती है। जैसे यहाँ पर अगर अस्थि क्षय हो रहा है तो अस्थि क्षय होने से अब अस्थि से संबंधित जो ये केश, लोम, नख और दाढ़ी, मतलब ये जो बाल हैं, इनमें भी क्षय होगा और बाल झड़ने लगेंगे। तो ये अवस्था अस्थि क्षय की लक्षण है। और इसमें साथ ही दांतों का भी स्वास्थ्य के बारे में कहा कि जब अस्थि क्षय होगा तो दांतों से संबंधी भी अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दांत यहाँ गिरना कहा गया। दांत गिरने का मतलब है कि दांतों में अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह अस्थि क्षय के ही लक्षण माने जाएंगे। और फिर शरीर में थकावट और संधियों में शिथिलता, ये भी लक्षण होगा। इसके पश्चात मज्जा धातु के क्षय के लक्षण बताए गए। अस्थियों में ही मज्जा है, हम इसे बोन मैरो समझ सकते हैं, लेकिन अब इसमें अगर क्षय हो रहा है तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे। मज्जा के क्षय होने पर ऐसा अनुभव होता है कि हड्डियां टूट कर गिर रही हैं और हड्डियां दुर्बल और हल्की हो जाती हैं और वह पुरुष सदा वात रोग से आक्रांत रहता है। जैसे कि मज्जा अस्थि धातु का ही अगला रूप है, मतलब अस्थि धातु मज्जा का निर्माण करती है, लेकिन अगर मज्जा का क्षय हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अस्थियां ही प्रभावित हो रही हैं। तो मज्जा अगर क्षीण है तो इसका मतलब कि अस्थियां जो हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं, फिर उनमें वेदना भी होगी और उसके अलावा जो अन्य लक्षण बताए कि इस तरह से महसूस होगा कि हड्डियां टूट रही हैं, मतलब कि वेदना जैसा उसको महसूस होगा। और उसके पश्चात अब शुक्र क्षय के लक्षण बताए गए हैं। मज्जा धातु के पश्चात शुक्र धातु का वर्णन मिलता है। तो शुक्र धातु अगर क्षय हो जाए तो उस समय शरीर में दुर्बलता, जैसे अभी हमने कहा कि सभी तरह के क्षय में शरीर में दुर्बलता तो होगी और साथ में आलस्य भी होगा। तो यहाँ पर भी वही दुर्बलता, लेकिन उसके साथ कहा कि मुख का सूखना, शरीर में पीलापन मतलब कि रक्त अल्पता हो सकती है।
और उसके अलावा थकावट, खिन्नता, नपुंसकता और शुक्र का ना निकलना, मतलब शुक्र की प्रवृत्ति ठीक ढंग से ना होना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके आगे ये सभी धातुओं का वर्णन करने के पश्चात अब आगे मलों का वर्णन किया गया है, यानी जब मल क्षीण अवस्था में आ गया तो उसमें क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पुरीश क्षय के लक्षण बताए गए हैं। मल के क्षीण हो जाने पर शरीर में रुक्षता हो जाती है और रुक्ष शरीर में वायु अंतरों को पीड़ित करते हुए कभी ऊपर और कभी तिरछे इधर उधर ले जाती है। जिस प्रकार वातादि दोष और धातु शरीर को धारण करते हैं, उसी प्रकार मल भी शरीर को धारण करते हैं, यानी स्वस्थ शरीर के लिए मलों का भी होना आवश्यक है। लेकिन जब मल क्षीण अवस्था में चले जाएंगे तो भी रोग उत्पन्न होते हैं और उनके कुछ अलग से लक्षण भी दिखाई देते हैं। यहाँ अगर पुरीश की बात की है तो पुरीश का जब क्षय हो जाएगा तो ये किस स्थिति में हो सकता है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब दस्त या हम ऐसा कहें कि अतिसार रोग हो गया तो उसमें पुरीश की मात्रा ज़्यादा निकल गई, उस समय व्यक्ति अपने आप को दुर्बल महसूस करता है, उसे कमज़ोरी लगती है और फिर पेट में हवा भी, मतलब जहाँ यहाँ लिखा है कि वायु ऊपर नीचे तिरछी चलती हुई महसूस होती है। तो ऐसा तो साधारण तौर पर व्यक्ति इसको महसूस करता है। तो ये पुरीश मल के क्षय होने के लक्षण बताए गए हैं। तो इसके पश्चात अगला मूत्र क्षय के लक्षण बता रहे हैं कि मूत्र का क्षय होने पर मूत्र कष्ट के साथ आता है और उसके रंग में विवरणता हो जाती है, प्यास सदा लगी रहती है और मुंह सूखता रहता है। अगर मूत्र कम आए, कारण उसका जानना होगा, लेकिन उस अवस्था में जब मूत्र कम आ रहा है तो इसका मतलब कि जो गुर्दे हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मूत्र बाहर नहीं निकल रहा है और यहाँ मूत्र की क्षीणता अगर हम समझें तो मूत्र का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो उस समय व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है और फिर मुंह सूखा हुआ लगता है और फिर कमज़ोरी महसूस होती है। और अगर मूत्र कम आ रहा है तो उस समय मूत्र का रंग भी बदल जाता है, यह लालिमा लिया हो सकता है, यानी मतलब उसमें रक्त कण हो सकते हैं या फिर उसमें पीलापन अधिक लिया हो सकता है, और फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि और अन्य कलर जैसे कि हम मटमैला भी ये हो सकता है। तो इस तरह मूत्र का रंग का भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये मूत्र के क्षय के ही लक्षण है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और इसके पश्चात यहाँ अगले जो मलों का वर्णन मिलता है उसमें नाक, कान, नेत्र, मुख और लोमकूप, इनको इकट्ठा लिया गया है। ये 5 तरह के यहाँ पर मल बताए गए हैं। अभी पहले 2 हमने पुरीश और मूत्र 2 मलों के बारे में हमने जाना है। अब आगे 5 मलों का इकट्ठा ही यहाँ पर लक्षण बताया गया है। कहते हैं कि भिन्न भिन्न मलों के स्थान अपने अपने मलों के क्षीण होने से, सूने से महसूस होते हैं और हल्के और शुष्क हो जाते हैं। और इसी तरह मल और मूत्र के क्षीण होने पर मलाशय, मूत्राशय में शून्यता और लघुता और शुष्कता हो जाती है। मतलब कि जिस जिस अंग में ये मल पाया जाता है, मतलब जैसे अगर हमने अभी नाक की बात की तो नाक का मल अगर कम हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ पर वायु जो है वो बढ़ जाएगी, इसी वजह से वहाँ पे शुष्कता महसूस होगी और उस अवयव की जो कार्य है वो भी कम हो जाएगा। जैसे अगर हम अभी नाक की बात करें, वहाँ पर मल का क्षय हुआ और शुष्कता उत्पन्न हो गई तो उससे वहाँ पर सूनापन आ जाएगा और फिर वह सूंघने की शक्ति पर भी उसका प्रभाव दिखेगा। मतलब वो पूरी तरह से उसको किसी भी गंध को जान नहीं पाएगा। इसी तरह से कान के मल की बात कर सकते हैं। कानों में भी जो एक मल है उसके एक जो मात्रा होनी चाहिए उतना होना भी आवश्यक है।
सबसे पहले तो ये कि ये हमारी प्रोटेक्शन का काम भी करती है। कान में अगर कोई तिनका या मच्छर इस तरह से छोटा सा इंसेक्ट जाता है तो वो इसका एक बैरियर का काम करता है, वो उसको क्रॉस करके आगे नहीं जाने देता। लेकिन अगर उसका मल का क्षय हो जाए, यानी मल कम मात्रा में है, तो उस जो अवयव है या कान की अभी बात हो रही है, तो वहाँ पर शुष्कता होगी, वायु जो है वो बढ़ जाती है, और मतलब ऐसी अवस्था में वहाँ पर आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, जैसे कि शाई शाई की आवाज़ हो सकती है या सीटी जैसी आवाज़ हो सकती है। ये भी मलों के क्षय से ही हो रहा है। और फिर अगर उस अवयव की क्षीणता आ रही है या वहाँ पर सूनापन है, तो उससे जो उसका श्रवण कार्य है, मतलब सुनने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाकी अवयवों के बारे में भी जान सकते हैं। और फिर ऐसा कहा कि ये सभी से जो लघुता और शुष्कता होती है, तो उसके ये साथ ही वहाँ पर दुर्बलता भी व्यक्ति महसूस करता है। तो इस तरह से सारे जो क्षय बताए गए अभी तक, उनमें सभी में ही व्यक्ति जो है वो अपने आप को दुर्बल महसूस करता है। अब ओज के विषय में कहा गया और यहाँ पर ओज के क्षय के लक्षण बताए जाएंगे। आयुर्वेद में ओज का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। ओज सभी धातुओं का सार है और इसकी उत्पत्ति गर्भ से ही होती है, और यह दो प्रकार का माना गया है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज की मात्रा 8 बूंद और इसका स्थान हृदय माना गया, और अपर ओज 1 अंजलि और इसका स्थान बाकी सारा शरीर माना गया। तो इस तरह से यहाँ पर ओज का वर्णन है। और फिर ओज के वर्णन में ही ऐसा कहा गया कि ये गर्भ से ही उत्पन्न होता है और सारी उम्र रहता है, और इसके अलावा इसका स्वरूप कैसा है, उसकी गंध कैसी है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और फिर ऐसा भी कहा गया कि ओज का संग्रह करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्षय हो रहा है और क्षय के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि ओज का क्षय होने पर मनुष्य भयभीत रहता है, दुर्बल हो जाता है और सदैव चिंतित और ध्यान मग्न रहता है, और इंद्रियां अपने कार्य में असमर्थ सी रहती हैं, और शरीर की कांति मलिन हो जाती है, और मन उदास रहता है, और शरीर में रूखापन और कृशता हो जाती है। अब यहाँ अगर ओज की कमी हो गई, मतलब अभी बाकी सारा कुछ सभी धातुएं ठीक है, लेकिन ओज की कमी है, तो वो ओज की कमी के लक्षण जो हैं वो भी चेहरे पर दिखाई देंगे। और यानी इसका मतलब हुआ कि जब ओज क्षय हो रहा है तो व्यक्ति भयभीत रहेगा और दुर्बल होगा, और इसके अलावा ऐसा कहा कि चिंतित और ध्यान मग्न रहता है। तो ये चिंतित रहना नुकसानदायक, और वह भी अपने ही ओज के क्षय के कारण रह रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक और शब्द कहा गया कि वह ध्यान मग्न रहता है। तो ध्यान मग्न रहना यहाँ पर एक अच्छे सेंस में नहीं कहा गया है, पॉजिटिव वे नहीं है ये। लेकिन अगर व्यक्ति एक उचित समय में उचित प्रकार का ध्यान नहीं लगा पाता, मतलब कि उसकी दिनचर्या ठीक ढंग से नहीं बीत रही है और उसका ध्यान कहीं और रहता है, तो यह वो स्थिति है। यह स्थिति ओज के क्षय से उत्पन्न होती है। मतलब अगर ओज का क्षय हो रहा है तो व्यक्ति बहुत ही दुर्बल और चिंतित और अपने ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। और इसके अलावा कहते हैं कि इंद्रियां अपने कार्यों में असमर्थ हो जाती हैं और शरीर की कांति मलिन हो जाती है और व्यक्ति का मन बहुत उदास रहता है। तो ये सभी ओज के लक्षण बताए गए। एक स्वस्थ व्यक्ति का अलग से एक ओज होता है, उसके चेहरे पर एक निखार है। यहाँ अगर वो निखार कम पड़ रहा है और चेहरा बहुत उदास है, तो वही चीज़ें जो हैं वो ओज के क्षय के लक्षणों के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसके आगे ओज के लक्षण बताए गए हैं, मतलब कि ओज होता क्या है, किस तरह से उसके लक्षण हम जान सकते हैं। तो कहते हैं कुछ लालिमा और पीलापन लिए हुए जो श्वेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे शरीर में ओज कहते हैं, और इस ओज के नाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर साधारण लक्षण बताए गए कि ओज होता क्या है। तो उसमें ऐसा कहा कि वह कुछ पीलापन लिए हुए है और कुछ लालिमा लिए हुए है, और इसमें ऐसा कह देते हैं कि कुछ घृत जैसा भी
होता है, यानी घृत भी कुछ पीलापन और लालिमा लिए हुए रहता है, तो लगभग वैसा वैसा ही उसका दिखने में, उसकी जो ओज है दिखने में इस प्रकार का होता है। और फिर ये कहते हैं कि ये हृदय में रहता है, और ओज के खत्म होने पर, पहले क्षीणता के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन अगर ओज खत्म हो गया, क्षीण होते होते वह खत्म होता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ ओज का वर्णन किया गया। आधुनिक चिकित्सा में ओज नाम की कोई चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन अगर हम रक्त को जानें, जैसा कि ये पूरे शरीर में बताया गया और विशेषता हृदय में पर ओज के विषय में बताया जाता है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ हद तक ये प्लाज्मा जैसा है। जैसे रक्त में रक्त कणिकाओं को अलग कर दिया जाए तो बाकी जो बचा हुआ द्रव्य पदार्थ होगा उसे प्लाज्मा कहते हैं, और ये प्लाज्मा कुछ इस तरह से लक्षण देता है, मतलब दिखाई देता है कि जिस तरह से ओज है। लेकिन आयुर्वेद का ओज पूरी तरह से हम इसे प्लाज्मा नहीं कह सकते, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर उनके लक्षण को बताते हुए सिर्फ रंग के बारे में यहाँ बताया। और फिर आगे अब ओज की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं कि मनुष्यों के शरीर में प्रथम या गर्भावस्था में ही ओज की उत्पत्ति होती है, और जिसका वर्ण घृत के समान, रस मधु के समान और गंध धान के लावा जैसी होती है। तो यहाँ जैसे अभी हमने बोला कि रंग तो इसका घी जैसा और उस रस मधु जैसा मीठा है, और साथ ही धान के लावा जैसी गंध होती है। तो ऐसा है कि जब जीरी यानी चावल उसको भूना जाता है और वो लावा बन जाते हैं, तो उस लावा में एक सुगंधी रहती है, वैसी ही सुगंधी यहाँ ओज की बताई गई है। तो यहाँ ओज का वर्णन किया गया। अब इसके पश्चात ओज की उत्पत्ति में उदाहरण दे रहे हैं कि ओज किस तरह से उत्पन्न होता है। जिस तरह भंवरों की बात हो रही है कि फलों और फूलों से रसों को एकत्रित कर मधु का संभरण करते हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर में रहने वाले गुण धातु अपने कर्मों से ओज का संभरण करते हैं। ऐसा कहा कि जब मधुमक्खी फलों और फूलों से मिठास को लेकर मधु का संभरण करते हैं, मतलब कि शहद बनाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की धातुएं या अन्य गुण इनको मतलब कि ओज को बनाते हैं। तो लगभग वैसी क्रिया बता दी कि जिस तरह से मधु का निर्माण होता है वैसे ही ओज का निर्माण होता है। तो अगर हम ऐसा समझें कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसके वातादि दोष और धातुएं और मल अगर वह सब समावस्था में है, तो ओज की भी एक अच्छी अवस्था होगी और व्यक्ति स्वस्थ दिखेगा, और उसके चेहरे की जो लालिमा होगी, जो उसका निखार होगा, वो हमें पूर्णता दिखेगा। लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो उसमें ओज की क्षीणता होगी और वो भी हमें दिखाई देगा। अब इसके अलावा अब यहाँ अक्षयों के सामान्य कारण बताए गए, मतलब ये जो सभी तरह के क्षय बताए जा रहे हैं, वातादि दोष, 7 धातुएं और 7 मल और फिर ओज क्षय, तो उन सभी का कारण क्या है? उसके लिए ऐसा कहा कि अधिक व्यायाम, अनशन, चिंता, अधिक रुक्ष भोजन, अल्प भोजन, प्रमित भोजन, तीव्र वायु और धूप में बैठना, भय, शोक, रुक्ष मद्यपान, रात्रि जागरण, कफ, रक्त, शुक्र मलों का अधिक मात्रा में निकलना और वृद्धावस्था, अदान काल और कीटाणुओं के आक्रमण आदि रोज क्षय के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि अधिक व्यायाम करना भी क्षय का कारण है। हालांकि व्यायाम करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, लेकिन अगर उसकी भी अति हो जाएगी, उसका अति योग हो गया, अधिक मात्रा में कर लिया गया, तो वो नुकसान करेगा, उससे क्षय होगा। और इसके अलावा अगर भोजन ठीक ढंग से नहीं किया गया, मतलब भोजन बिल्कुल नहीं किया गया या बैलेंस डाइट नहीं ली गई या
अजीर्ण में उसका सेवन किया गया तो इससे भी क्षय उत्पन्न होगा। और इसके अलावा तीव्र वायु और धूप में बैठना, मतलब अगर व्यक्ति अधिक समय तक वायु और धूप को झेलता है उस समय भी शरीर में क्षय उत्पन्न होता है। और इसके अलावा मानसिक स्थिति जिसमें भय, क्रोध और तनाव, ये सब चीज़ें भी क्षय को उत्पन्न करने वाली हैं। उसके अलावा यहाँ रुक्ष मदिरा पान की बात हो रही है कि अगर मदिरा पान अधिक मात्रा में किया जाता है तो भी क्षय उत्पन्न हो जाता है। रात्रि जागरण से वायु वृद्धि होती है और फिर वृद्ध वायु क्षय को उत्पन्न करता है। और कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में निकलना, ये कुछ जो यहाँ पर बताए गए कफ, रक्त, शुक्र और मल, इनका अगर अधिक मात्रा में स्राव हो जाएगा उससे भी शरीर में क्षय उत्पन्न होगा। और फिर वृद्धावस्था में भी क्षय होगा। अदान काल और विसर्ग काल के दो भेद हैं। अदान काल में मनुष्य का बल हीन रहता है, लेकिन विसर्ग काल में बल जो है वो उत्तम होता है। तो अदान काल में जब सूरज शरीर से कुछ ले रहा है, मतलब तभी वो आदान काल है, तो उसमें भी क्षय होना स्वाभाविक है। तो ऐसे समय के अनुसार भी क्षय की उत्पत्ति होती है। और साथ ही कहा कि कीटाणुओं का आक्रमण, यहाँ कीटाणु को हम पैथोजेंस कह सकते हैं कि किसी भी तरह के कीटाणु अगर शरीर पर आक्रमण करते हैं तो उससे भी क्षय उत्पन्न होगा। तो इसके अलावा यहाँ कहा कि इससे मिलती जुलती, यहाँ शब्द एक आदि का भी प्रयोग हुआ है, यानी इस तरह की अन्य और स्थितियों से भी क्षय उत्पन्न होगा। तो इस तरह से यहाँ क्षय का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय का शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और इसी के साथ जारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि वमन विरेचन के अतियोग होने पर व्यक्ति की किस प्रकार चिकित्सा की जाती है। तो इसका उत्तर है कि वमन विरेचन के अतियोग होने पर व्यक्ति को घृत पान करवाया जाता है या मधुर या जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध तेल का पान, और फिर इसी तेल से अनुवासन बस्ती भी दी जाती है। तो यह पूर्व कक्षा में पूछा गए प्रश्न का उत्तर है। और आज का प्रश्न है कि इसी अध्याय के अंतर्गत हृदय रोग की संख्या कितनी बताई गई है। बहुत ही सरल प्रश्न है और आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अब इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन।